हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआरआ। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वह एनटीपीसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। इसके अंतर्गत हम 4 जनवरी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत आए हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। तो देखो, जो साइमन कमीशन है वो 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था और ये जो साइमन कमीशन है इसको सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसलिए इस आयोग को साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस आयोग के अंतर्गत 7 सदस्य थे और ये सभी 7 के 7 सदस्य अंग्रेजी लोग थे, यानी कि ब्रिटिशर्स थे। इसलिए इस आयोग को श्वेत आयोग या फिर व्हाइट कमीशन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसमें जो 7 मेंबर्स थे वो सभी के सभी अंग्रेज लोग थे। इसलिए इस आयोग को किस नाम से जाना गया? श्वेत आयोग या फिर व्हाइट कमीशन आयोग के नाम से जाना गया। इसमें जो 7 सदस्य थे इनमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए हम भारतीयों ने इसका विरोध किया था कि भाई इसमें किसी न किसी भारतीय की उपस्थिति होनी चाहिए, किसी न किसी को मेंबर बनाना चाहिए। तो हम भारतीयों ने इसका विरोध किया। देश की सबसे बड़ी पार्टी होती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और आपको पता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमारे भारत में बहुत सारे अधिवेशन होते थे। तो इस प्रकार वर्ष 1927 ईस्वी में मद्रास के अंतर्गत एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता एम एन अंसारी नाम के व्यक्ति ने की थी। एम एन अंसारी, ठीक है। इन एम एन अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास के अंतर्गत 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है और इस आयोग में इस अधिवेशन में कहा गया कि हम इस साइमन कमीशन का क्या करते हैं? पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, ठीक है। अब जब ये साइमन कमीशन आया के बाद ये कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में पहुंचता है और भारत में कहां पर? मुंबई। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई में पहुंचता है, जो कि अपनी रिपोर्ट 30 जून 1930 को देता है। इस प्रकार आपको साइमन कमीशन से 4-5 बातें याद रखनी है। साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? सर जॉन साइमन की। इसमें मेंबर की संख्या कितनी थी? 7। ये सातों के साथ ब्रिटिशर्स थे, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये भारत में कब आया? 3 फरवरी 1928 को। ये भारत में कहाँ पर आया था? मुंबई के अंतर्गत। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 30 जून 1930 ईस्वी को। ये कमीशन भारत में आया तो हम संपूर्ण भारतीयों ने इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें सभी के सभी क्या थे? अंग्रेजी लोग थे। किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1927 में मद्रास के अंतर्गत, जिसकी अध्यक्षता एम एन अंसारी नाम के व्यक्ति ने की थी। तो एक बात और याद रखनी है, जो 7 सदस्य थे इनमें एक मेंबर थे क्लीमेंट एटली, जिनको CR एटली के नाम से जाना जाता था। तो क्लीमेंट एटली एक ऐसे व्यक्ति थे इन 7 व्यक्तियों में जो आगे चलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, और ये वही पीएम है जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को। उस समय पर ब्रिटेन के पीएम थे कौन? क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली इन 7 सदस्यों में थे एक व्यक्ति थे। नेक्स्ट, भारतीय ध्वज सर्वप्रथम 1906 ईस्वी में फहराया गया था, और इस भारतीय ध्वज को सर्वप्रथम 1906 में कलकत्ता शहर के अंतर्गत फहराया गया था। देखो, ये रही आपके सामने एक स्लाइड। इसमें बताया गया है कि वर्ष 1906 ईस्वी में 7 अगस्त के दिन इसको कलकत्ता के अंतर्गत फहराया गया था, और उस समय पर इसमें 3 रंग लाल, पीला और हरा रंग था। ये तीनों के तीनों रंग अक्षतिज पट्टियों में शामिल थे। वर्ष 1921 ईस्वी में एक स्वतंत्र सेनानी हुए जिनका नाम था पिंगली वेंकैया। इन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और भारत के ध्वज का एक मोल्ड डिजाइन का प्रस्ताव रखा, जिसमें 2 लाल और हरे रंग के बैंड शामिल थे। इसके बाद वर्ष 1931 ईस्वी में कराची में कांग्रेस कमेटी की बैठक ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये याद रखनी है कि वर्ष 1947 ईस्वी में 22 जुलाई 1947 को जो हमारी संविधान बनाने वाली संविधान सभा थी, इसकी बैठक ने भारतीय ध्वज को और उसके वर्तमान स्वरूप को अपनाया था। ये डेट काफ़ी बार पूछी जाती है कि संविधान सभा ने भारतीय ध्वज को कब अपनाया? तो कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ये डेट काफ़ी बार पूछी जाती है। नेक्स्ट, आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो प्रस्ताव रखा था, जो डिजाइन तैयार करा था, वो किसने किया था? तो स्वतंत्र सेनानी थे पिंगली वेंकैया। इन्होंने भारतीय ध्वज का मोल्ड डिजाइन तैयार किया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1656 ईस्वी में पूरा हुआ था। देखो, जो जामा मस्जिद थी इसको मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था।
और इसको ओल्ड दिल्ली के अंतर्गत बनाया गया है। जामा मस्जिद कहाँ पर है? ओल्ड दिल्ली में। ठीक है। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 1 नवंबर 1858 को समाप्त मानी जाती है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम हाईकोर्ट कलकत्ता में खोला गया था। देखो, जो हाईकोर्ट का थोड़ा सा इतिहास है वो जान लेते हैं। भारत में वर्ष 1862 ईस्वी में भारत के अंतर्गत 3 हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट व मद्रास हाईकोर्ट। इन तीनों की स्थापना वर्ष 1862 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर 25 हाईकोर्ट हैं। कितने हाईकोर्ट हैं? 25। और सबसे जो नया बनने वाला हाईकोर्ट है उसका नाम है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। इसकी जो मुख्य पीठ है वो विशाखापट्टनम से अब शिफ्ट कर कहाँ पर कर दी? अमरावती में कर दी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसकी जो मुख्य खंडपीठ है उसको अमरावती में शिफ्ट कर दिया गया। और 24वें नंबर का हाईकोर्ट कौन सा बना था? तेलंगाना हाईकोर्ट। और ध्यान रखना, एक काफ़ी बार पूछा गया है त्रिपुरा वाला। जो 23वें नंबर का है हाईकोर्ट वो त्रिपुरा हाईकोर्ट है, जिसको 2013 में बनाया गया था। इसकी मुख्य खंडपीठ जो है वो अगरतला में है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो वर्तमान में कुल मिलाकर भारत में हाईकोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है। और वर्ष 1862 में पहली बार 3 हाईकोर्ट स्थापित किए गए थे। कौन कौन से? कलकत्ता हाईकोर्ट, बम्बई हाईकोर्ट व मद्रास हाईकोर्ट। इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था। देखो, जो नीति आयोग है इसको भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था और इसको योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। यानी कि जहां पहले योजना आयोग होता था उसके स्थान पर मोदी सरकार ने इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। यानी कि गैर संवैधानिक संस्था है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका संविधान में कहीं भी जिक्र देखने को नहीं मिलेगा। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो अगर आपसे कभी भी इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? कि जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो जैसे अभी क्या है, 2023 चल रहा है, तो 2023 में इसके अध्यक्ष कौन होंगे? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। ऐसे ही जो इसके प्रथम उपाध्यक्ष बने थे वो कौन थे? अरविंद पानगड़िया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि नीति आयोग जब गठित किया गया 1 जनवरी 2015 में, उसके उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पानगड़िया। और इसके सीईओ कौन थे? तो सिंधुश्री खुल्लर। सिंधुश्री खुल्लर इसके सीईओ थे, उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया थे और अध्यक्ष कौन होते हैं? हमेशा प्रधानमंत्री होंगे। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसको योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। ये भारत सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। और सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम, इनका अपॉइंटमेंट अभी हुआ है। तो ये याद रखना है आपको कि जो नीति आयोग के सीईओ हैं उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। जो सरदार सरोवर बांध है ये गुजरात के अंतर्गत नर्मदा नदी पर बना हुआ है और इससे 4 राज्यों को फायदा होता है। एक गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा राजस्थान। तो नर्मदा नदी पर बना हुआ सरदार सरोवर बांध से 4 राज्यों को फायदा होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व राजस्थान। फायदा किस प्रकार से? ये क्या करता है, जो सरदार सरोवर बांध है इन राज्यों को बिजली व पानी मुहैया कराता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बक्साइट उत्पादक कौन है? तो उड़ीसा भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे बड़ा बक्साइट का उत्पादक है। नेक्स्ट, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। देखो, जो गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी पर बना हुआ है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है, जिसको 7 मार्च 1954 को प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा इसकी उद्घोषणा की गई थी। और ये जो सरदार सरोवर बांध है इसकी उद्घोषणा भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही की गई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, RTI एक्ट अक्टूबर 2005 को प्रभावी हुआ था। जो RTI एक्ट है, सबसे पहले जो कंसेप्ट आया था ये सन 1766 ईस्वी में स्वीडन के अंतर्गत लाया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो RTI का कंसेप्ट था वो कहाँ पर आया था? स्वीडन के अंतर्गत 1766 ईस्वी के अंतर्गत लाया गया था।
और भारत में यह अक्टूबर 2005 को प्रभावी हुआ, अर्थात जो इम्प्लीमेंटेशन तारीख है, इसकी लागू होने की तारीख है, वो कब है? अक्टूबर 2005। ये जो एक्ट लाया गया था ये इसलिए लाया गया था कि जो सरकार के कार्यालय हैं या फिर जो विभाग होते हैं उनमें पारदर्शिता बनाई जा सके, जिससे भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक सबसे अच्छी पहल थी कि जो हमारे सरकारी कार्यालय हैं या फिर विभाग हैं उनमें पारदर्शिता लाई जाए, उनसे भ्रष्टाचार कम किया जाए। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आरटीआई एक्ट लाया था। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट ने इसमें 2019 में एक अमेंडमेंट कर दिया, इनके संशोधन कर दिया कि आप अब सभी सरकारी डिपार्टमेंट से जानकारी मुहैया नहीं करा सकते। केवल कुछ ही डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे आप सरकारी जानकारी मुहैया करा सकते हैं। हर एक मामले में आपको आरटीआई एक्ट के तहत सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, पोखरण परमाणु परीक्षण 2। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का जो कोड नेम था उसका नाम था शक्ति। देखो, जो पोखरण परमाणु परीक्षण है ये हमारे यहाँ पर दो हुए हैं। एक हुआ था पहला मई 1974 ईस्वी में, मई 1974 ईस्वी में। इस परमाणु परीक्षण का जो कोड नेम था उसका नाम, इस परमाणु परीक्षण का जो नाम था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। तो जो पोखरण परमाणु परीक्षण फर्स्ट था उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था, जो कि 1974 ईस्वी में पोखरण के अंतर्गत किया गया था। इस टेस्ट का आयोजन आर्मी बेस पोखरण टेस्ट रेंज में राजस्थान में किया गया था, क्योंकि पोखरण कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान के अंतर्गत। और इसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। और ये जो सेकंड नंबर का परमाणु परीक्षण था इसको 11 मई 1998 ईस्वी में किया गया था, 11 मई 1998 ईस्वी में। और ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा था, जबकि ये फेलियर रहा था। ठीक है। और एक बात और याद रखना, जब हमने ये सक्सेसफुल ऑपरेशन कर लिया था तो भारत को परमाणु क्लब में शामिल कर लिया गया था, और भारत परमाणु क्लब में शामिल होने वाला 6ठे नंबर का देश था। नेक्स्ट, सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला कौन थी? तो कौन थी? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई को शांति यानी कि पीस के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था, और इनको भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल प्राइज मिला था। ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है। और मलाला यूसुफजई कहाँ से संबंध रखती हैं? पाकिस्तान से। ठीक है। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस ए विषाणु अर्थात वायरस के कारण होने वाला एक प्रकार का रोग है। जो विषाणु है इसको अंग्रेजी में वायरस कहते हैं। और वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। इवानोवस्की एक रसिया के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1892 ईस्वी में वायरस की खोज की थी। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।